प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का A2S एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों मैं हूं दीपक पाठक। आप सभी को दोस्तों फर्स्ट क्लास जो मेरी थी जिसमें कि इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया था, 9th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें हमने दोस्तों आपको बताया था कि फिजिक्स क्या होती है। पहला वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने आपको बताया था कि फिजिक्स क्या होती है। एक जनरल सा हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था और साथ ही साथ दोस्तों हमने ये भी देखा था कि हमको फिजिक्स के चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पहले लेक्चर में देखा था। दोस्तों आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे, आज के लेक्चर में हमारा जो क्लास 9 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है मोशन, वो चैप्टर दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स हमने पहले ही देख चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, मोशन वाले। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले रेस्ट। आप सभी ने लगभग सुना होगा कि आपकी मम्मी बोलती हैं, बच्चे आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि मम्मी अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ। रेस्ट का मतलब क्या होता है? जनरली रेस्ट का मतलब ये होता है कि आप आराम कर रहे हो और उस आराम करने की पोजीशन में आप क्या करते हो। आप जनरली कैसे आराम करोगे? आपके पास कोई एक बेड होगा, उस बेड पे आप आराम से सो जाओगे। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? आपकी पोजीशन क्या चेंज होती है? क्या आप आराम करते समय क्या ऐसा आराम हो सकता है कि आप अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करते रहो? आराम करने का मतलब ये होता है कि आप अपनी पोजीशन को कांस्टेंट कर दें, आप अपनी पोजीशन को एकदम स्थिर कर दें। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हो जाऊं और मैं कुछ देर तक खड़ा रहूं तो आप सभी ये बोलोगे कि सर आप रेस्ट की पोजीशन में हैं, आपके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे पीछे जाऊंगा तो आप सभी कहोगे सर आप मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? रेस्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी भी बॉडी में, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में पोजीशन जो होता है उसका फिक्स रहता है टाइम के साथ, मींस टाइम जो है वो वेरी करता है लेकिन उसकी पोजीशन जो होती है वो फिक्स रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने लिख रखा है, टेबल, चेयर, बुक्स एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रेस्ट की पोजीशन में हैं। आप अपने रूम में, आप जहाँ पर भी बैठे हो, आप देखिए बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो रेस्ट की पोजीशन में होते हैं। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है? जब किसी भी बॉडी में, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में पोजीशन जो होता है समय के साथ, टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, तो उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? रेस्ट की पोजीशन में है। ठीक है, रेस्ट आपको समझ में आ गया। अब जो है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है वो है मोशन। जनरली इस चैप्टर का नाम ही मोशन है। तो अब हमको जानना है कि मोशन क्या होता है। देखिए मोशन क्या होता है? मोशन में चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे यह एक कोई पॉइंट है और यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ समय के बाद ये लड़का जो है वो बी पॉइंट पे पहुंच गया। आफ्टर सम टाइम ये जो है वो मूव कर गया ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। तो आप सभी कहोगे कि सर यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में कुछ समय लगा होगा। मीन्स अगर 1 सेकेंड पे मान लीजिए वो लड़का यहाँ पहुँचा है, 2 सेकेंड पे मान लीजिए वो लड़का यहाँ पहुँचा है, 3 सेकेंड पे मान लीजिए वो लड़का यहाँ पहुँचा है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है उसके साथ ही साथ वो लड़का भी अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। ठीक है, देखिए ए पॉइंट से वो लड़का बी पॉइंट पहुँच गया। इसका मतलब क्या निकला? इसका कंक्लूजन क्या निकला? आप सभी ये कहोगे कि सर ये लड़का जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है समय के साथ। ठीक है, इसका मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट में टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंजेस होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में। अब जैसे देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मैं धीरे धीरे आपके पास आ रहा हूँ, आप सभी क्या कहोगे कि सर आप मोशन कर रहे हैं। तो मोशन करने का मतलब क्या है कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ या फिर मैं एक बॉडी हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। अब जब मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आऊँगा तो कुछ समय लगेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या फिर इससे भी कम लग सकता है, लेकिन कुछ समय लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब किसी भी बॉडी में पोजीशन उसकी चेंज होती है टाइम के साथ तो उसको क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हमने एक इसकी डेफिनेशन और लिख रखी है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मोशन तब कहेंगे जब इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे आपको एक नया वर्ड मिला होगा देखने को, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि ये रेफरेंस पॉइंट क्या है। जैसे आपसे मैं अगर पूछूं आपका घर कहाँ है, तो आप अपने घर के बारे में बताओगे, क्या बताओगे? आप ये कहोगे कि सर मेरा घर जो है, मान लीजिए यहाँ पे एक कोई स्कूल है ए, आप कहोगे सर मेरा घर जो है इस स्कूल से नॉर्थ साइड में 5 किलोमीटर है, नॉर्थ साइड से 5 किलोमीटर है। जनरली नॉर्थ इधर नहीं होता, नॉर्थ इधर होता है। अभी आप लोग कहोगे सर आप उल्टा बता रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, आप कहोगे कि सर मेरा घर जो है इस स्कूल से 5 किलोमीटर नॉर्थ है। आपने क्या बताया? आपने एक ऐसी लोकेशन के बारे में बात की है जिसको हम रेफरेंस मानते हैं। ये हमारा क्या है, एक मेन पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट को हम मान के समझ सकते हैं कि आपका घर जो है इस स्कूल से 5 किलोमीटर है। तो ये स्कूल क्या हो गया, ये स्कूल, इस स्कूल को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। इस स्कूल को हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए, आप सभी कभी ट्रेवलिंग पे निकलते हैं तो आपका रूम मान लीजिए कि बस अड्डे से, जहाँ पे बस स्टॉप होता है, अब आपका रूम जो है मान लीजिए बस स्टॉप से 5 किलोमीटर दूर है। तो आप इसको कैसे कहोगे? आप किसी को यही कहोगे ना कि मेरा स्कूल जो है, मेरा घर जो है वो बस अड्डे से 5 किलोमीटर दूर है। तो ये जो बस अड्डा हो गया, जो आप इसकी बात कर रहे हो, ये क्या है? ये जनरली जो है ये रेफरेंस पॉइंट है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जब बात करते हैं तो उसका एक रेफरेंस देते हैं कि भाई ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से ये इतना दूर है, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है? एक एग्जांपल और देखिए आप लोग, जैसे ए पॉइंट पे एक लड़का है, ठीक है, ए पॉइंट पे एक लड़का है, ठीक है, और ये लड़का अब क्या कर रहा है, यहाँ से मूव करके बी पॉइंट पे पहुँच गया, बी पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है। अब जब ये लड़का यहाँ पहुँच जाएगा तो ये जनरली ए क्या है, ए ही उसका रेफरेंस पॉइंट है। आपसे अगर कोई पूछे कि ये लड़का कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे भाई आप ये बताइए कि इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये कितनी दूर से आया है। इसका रेफरेंस पॉइंट, बिना किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट पता चले क्या आप बता सकते हो क्या वो कितने किलोमीटर या फिर कितने मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल किया है? आप नहीं बता सकते। इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। बात आपको समझ में आ गई? ये इसकी मोशन की दूसरी डेफिनेशन थी। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मोशन तब कहते हैं जब इट्स पोजीशन, उसकी स्थिति जो है, उसका जो पोजीशन है, चेंज, उसके पोजीशन में चेंजेज होते हैं कंटिन्यूसली, मतलब कि उसकी पोजीशन चेंज होती रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ फिर रुक गया तो आप उसको रेस्ट कहेंगे। उसकी पोजीशन में चेंजेस कंटिन्यूसली होना चाहिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट। अब जैसे देखिए, ये बस अड्डा की बात हमने की, बस स्टॉप की बात की, यहाँ पे हमने स्कूल की बात की। तो इस स्कूल से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे? तब आप उसको कहोगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है या फिर वो जो बॉडी है वो मोशन कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं। बर्ड्स फ्लाई, अब बहुत सारी चिड़ियों को देखते हो आकाश में उड़ती रहती हैं, वो क्या करती हैं? अपनी पोजीशन को कंटिन्यूसली चेंज करती रहती हैं, तो हम क्या कहते हैं? बर्ड्स मूव कर रही है, ठीक है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स आपने पढ़े हैं, सारे प्लैनेट देखिए आप क्या करते हो? मूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद गैलेक्सीज, एटम, मॉलिक्यूल्स, आप अपने आसपास में देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, सॉरी आपको मॉलिक्यूल्स तो दिख ही नहीं सकते बिकॉज इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है। आपको बहुत सारे मटेरियल्स दिखते हैं और वो सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो किससे मिलके बनते हैं? मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मूव करती हैं, ठीक है, तो ये रहा मोशन का एग्जाम्पल। अब दोस्तों कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कि डायरेक्टली हमको पता नहीं चलता कि ये मोशन कर रहा है। जैसे अगर मैं अभी यहाँ से मोशन करूँगा तो आप सभी हमको देख पा रहे हो, आप कहोगे यार सर आप मोशन कर रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो मोशन तो करती हैं पर आपको दिखेगा नहीं,
नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर वो कैसे पता चलेगा? अब जैसे अगर हम आपसे बात करें एयर, हवा, ये तो मूव कर रही है, लेकिन क्या आपको एयर दिखती है? नहीं दिखती है। जब अभी आप जिस रूम में बैठे हो वहाँ पे जब फैन चल रहा होगा तो आप ये देखते हो कि आसपास की चीज़ों में सेक हो रहा है, थोड़ा बहुत वो हिल रही है, तो आप कहते हो सर हवा मूव कर रही है। लेकिन ऐसे क्या आपको दिखता है क्या हवा चल रही है? आप क्या करते हो, बाकी की चीज़ों से ऑब्जर्वेशन लगाते हो कि हाँ भाई हवा चल रही है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डायरेक्टली हमको दिखती हैं कि ये मूव कर रहा है, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमको नहीं दिखते हैं कि ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब दोस्तों इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन मेजर्ड, जिसका मेज़रमेंट संभव हो, जिसका मेज़रमेंट पॉसिबल होता है, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिसका मेज़रमेंट नहीं पॉसिबल होता है, फिर आप उसको आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं कह सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपकी मम्मी आपसे प्यार करती है, सभी की मम्मी सबसे प्यार करती है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी मम्मी बोले कि बेटा मैं आपसे 1 मीटर प्यार करती हूँ? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर आपकी मम्मी ये कह सकती है क्या कि बेटा मैं आपसे 1 kg प्यार करती हूँ? कभी नहीं कहेंगी। मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार की यूनिट को नहीं लगाया जाता है, उसका मेजरमेंट नहीं संभव हो सकता है। आपकी मदर सिर्फ ये कह सकती हैं कि बेटा मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो उसी तरीके से अब ये जो लव है, हेट है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनका मेजरमेंट नहीं होता है। इनको मेज़र करके कोई नहीं बता सकता कि हाँ भाई इतनी आपसे मैं लव कर रहा हूँ या फिर मैं इतना आपसे हेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंतर्गत आते हैं, जैसे मास, वेट, करंट, टेम्परेचर, फोर्स। ये सभी क्या है? ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि इनका मेज़रमेंट पॉसिबल है, इनका मेज़रमेंट पॉसिबल है। जैसे अगर अभी हम आपसे पूछें आपके रूम का टेम्परेचर कितना है, आप कहोगे कि सर हम एसी लगा के बैठे हैं और यहाँ पे हमारे रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ही कम करके सर बैठे हैं, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है हमको। तो आपने यहाँ पे एक क्वांटिटी बताई है और साथ ही साथ आपने इसका मेज़रमेंट भी बता दिया। इसमें आप जो है थर्मामीटर लगा करके आप मेज़र कर सकते हैं कि इस रूम का टेम्परेचर कितना है, कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखिए मेज़रमेंट हो रहा है कि नहीं। एक और एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास एक ब्लॉक है और एक लड़का क्या कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, इसको धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो लड़का है इसको जो धक्का मारेगा तो ये आगे जाएगा, तो क्या इसके फोर्स को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि भाई आपने कितना फोर्स लगाया है? ज़रूर कर सकते हैं। हम कहेंगे कि ये बच्चा जो है वो 5 न्यूटन का फोर्स इस पर लगा रहा है। बात आपको समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे एग्जांपल में अभी लिख रखा है, ये सभी जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ये सभी क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर 2 टाइप्स। वन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, पहली को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और दूसरी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। पहले को स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, देखिए स्केलर क्वांटिटी आप किसको कहेंगे? हमने आपको अभी क्वांटिटी के बारे में बताया, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताया। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, जिसको मेजर किया जा सके। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये 2 टाइप्स की होती है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। एक क्या होता है स्केलर और दूसरा क्या होता है वेक्टर। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, देखिए स्केलर क्वांटिटी आप उसे कहेंगे जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटी आप उसे कहेंगे जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात, कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड। आप इसको मैग्नीट्यूड से ही डिराइव कर सकते हो, आप इसको मैग्नीट्यूड से बता दीजिए बस। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिख रखा है ये सभी जो है वो स्केलर क्वांटिटी हैं, जैसे लेंथ, टेम्परेचर, मास,
ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आप इस मैग्नीट्यूड के बारे में जरा समझिए। जैसे देखिए लेंथ, अब लेंथ की हम बात करेंगे तो लेंथ भाई मान लीजिए कि 5 मीटर, लेंथ मान लीजिए 5 मीटर हो गया। तो 5 मीटर में क्या कोई डायरेक्शन है? 5 मीटर में कुछ डायरेक्शन को शो कर रहा है? नहीं शो कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें 20 डिग्री सेल्सियस, तो भाई 20 डिग्री सेल्सियस, अब ये क्या होगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा कुछ होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आप किसे कहेंगे? इट डिपेंड ऑन बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये जो होता है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। ये जो होता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिख रखा है, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सभी क्या है? ये सभी वेक्टर क्वांटिटी है। बात आपको समझ में आ रही है? ये सभी जो एग्जांपल्स हमने दिए हैं ये सभी क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इसका नोटेशन है। जहाँ भी आप वेक्टर क्वांटिटी को लिखेंगे वहाँ पे उसके ऊपर आप एक एरो को शो करेंगे। ये देखिए एरो है। ठीक है, इस एरो में ये जो है, ये वाला इसका पोर्शन, इसको, ये वाला जो पोर्शन है इसको हेड कहते हैं। ठीक है, और ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये लाइन, इसको हम टेल कहते हैं। ठीक है, ये हेड और टेल है। इसकी ज़रूरत अभी आपको हम एक MCQ क्वेश्चन में दिखाएंगे, इसकी ज़रूरत क्या होती है। ठीक है, तो ये है स्केलर क्वांटिटी और ये है वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें बच्चों कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि सर ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे हम आपसे बात करें करंट की, करंट की बात करें तो करंट में आप क्या कहते हो? आप कहोगे कि सर करंट में जो होता है, जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर की करंट है, 5 एम्पियर की करंट है, तो करंट को शो करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। तो आप कहो सर फिर तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होने की सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि जो वेक्टर लॉ को फॉलो करता हो। ये जरूरी नहीं है कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोल देंगे। वेक्टर क्वांटिटी वो तभी बोला जाएगा जब वो क्या करेगा? वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा। जब वो पूरी तरीके से वेक्टर लॉज को सेटिस्फाई करेगा तभी हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अब ये जो वेक्टर लॉज हैं ये 11th का टॉपिक है। जब आप 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको इसमें बताया जाएगा कि वेक्टर लॉज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप इतना जानिए कि जो भी क्वांटिटीज़ वेक्टर लॉ को फॉलो करेंगी उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, और यहाँ स्केलर में हमने आपको क्या बताया? जो डायरेक्शन और जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने 2 MCQs लिखा है। ये आपको सिर्फ समझने के लिए हमने लिखा है कि आप आने वाले जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ 9th ही पढ़ेंगे, आप 10th पढ़ेंगे, आप 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर किसी कंपटीशन में बैठेंगे आप। ठीक है, तो आप लोग अभी से थोड़ा बहुत MCQs क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 MCQs लिखा है, बाकी के बहुत सारे MCQs हैं। जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हम आपको इस पूरे चैप्टर के जितने भी MCQs रहेंगे आपको पूरे MCQs कराए जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है, चूज द स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? आपको अभी हमने क्या बताया था? स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या ज़रूरत होती है? इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो आप ज़रा इनमें से देखिए कौन सा ऐसा है कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की नहीं। जिसमें सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, डायरेक्शन की नहीं। पहला है टेम्परेचर एंड स्पीड। टेम्परेचर एंड स्पीड, टेम्परेचर में क्या डायरेक्शन होता है? नहीं। क्या स्पीड में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है?
स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो क्या भाई स्पीड में डायरेक्शन की जरूरत है? नहीं है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर एंड स्पीड इज अ करेक्ट। टेम्परेचर एंड स्पीड इज अ करेक्ट। ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वेट है और मास है। ठीक है भाई, मास तो है स्केलर में, लेकिन क्या वेट है? वेट नहीं है। क्यों वेट नहीं है? क्योंकि W इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू जी। W इज इक्वल टू M इंटू जी, और वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो भाई मास तो हमारा स्केलर है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ग्रेविटी है। तो यहाँ पे वेट हमारा क्या हो जाएगा? वेट हमारा वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। फोर्स में क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट मास एंड टॉर्क। मास तो है लेकिन टॉर्क नहीं है, तो एक गड़बड़ हो जा रहा है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टेम्परेचर एंड स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द टेल ऑफ एरो रिप्रेजेंट ऑफ अ वेक्टर। अभी आपको हमने बताया था कि देखिए ये जो इस तरीके की एरो लगाई जाती है, जैसे ए आप लिखेंगे, ए के ऊपर आपको इस तरीके से एक एरो लगाना पड़ेगा जो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर आप सिंपली ए लिखते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेक्टर, ये स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर एरो लगाते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो एरो है, एरो में ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। अभी हमने आपको बताया था। तो ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द टेल, ये जो टेल है इसकी लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इसकी लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्या वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है? क्या वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? क्या वो यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है? या फिर बोथ ए एंड बी? क्या इनमें से दोनों सही है? ए और बी दोनों सही है। तो इनमें क्या होता है? ये जो आपकी टेल है इसकी लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को बताती है, वो मैग्नीट्यूड को बताती है। इसी तरीके से बहुत सारे MCQs के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे 2 MCQs को ऐड किया है। वो इसलिए हमने कर दिया कि देखिए आने वाले जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, जब आप 9th का एग्ज़ाम देंगे, 10th का एग्ज़ाम देंगे, तो आपको इस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर मीन्स स्केलर और वेक्टर में आपको बहुत सारे MCQs देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।